फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर भौतिक जगत। भौतिक जगत क्या है, इसे जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने 9th क्लास और 10th क्लास को सही से नहीं पढ़ा है तो आप इस चैप्टर से बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ पाएंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत फिजिक्स के अंदर जितने टॉपिक्स हैं उसके बारे में बताया गया है। फिजिक्स क्या है, भौतिक क्या है, वो चीज सबको समझाई गई है। तो समझ लेते हैं। पहला, जैसा कि इसका नाम है भौतिक जगत, तो भौतिक जगत होता क्या है? भौतिक मीन्स होता है ऐसी चीजें जिसको हम छू सकते हैं, जिसको अनुभव कर सकते हैं, वो सब चीजें क्या होती हैं? भौतिक होते हैं। जगत मीन्स होता है संसार, यानी कि हमारे आसपास मौजूद वह सारी चीजें जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा भौतिक जगत होता है। ठीक है, तो फिजिक्स के अंतर्गत हम भौतिक जगत क्या है? भौतिक जगत वो चीज है जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास की सभी वस्तुओं का, सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं, उसकी ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं। वो सब क्या होता है? भौतिक जगत होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहला हेडिंग आता है भौतिकी क्या है। भौतिकी क्या है ये चीज हम समझा देते हैं। इसमें इससे पहले आता है विज्ञान। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया नामक शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है जानना। यानी कि विज्ञान क्या है? जानने की इच्छा को विज्ञान कहते हैं हमारे अंदर, कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा करने से क्या प्राप्त होगा, यही सारी इच्छाएं क्या होती हैं? विज्ञान होती हैं। इसके अलावा विज्ञान कुछ नहीं है। अगर आपको विज्ञान भारी लगती है तो विज्ञान बिल्कुल भी भारी नहीं है। विज्ञान बहुत ही इजी है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, तो आप विज्ञान को इजीली कर सकते हैं। विज्ञान को ज्यादा डीपली समझाने की जगह मैं आपसे ये कहूंगा कि आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर विज्ञान के बारे में मैंने पूरा का पूरा बता रखा है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं इससे आगे के टॉपिक पर चलता हूँ। विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो यहाँ हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स शुरू कर रहे हैं, तो हम फिजिक्स के बारे में ही बात करेंगे। तो विज्ञान की पहली शाखा है भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ऊर्जाओं का। यानी कि हमें किस तरीके से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, कहां पर ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है, कहां से ऊर्जा हमारे पास आ रही है, ऊर्जा कैसे बन रही है, कैसे खत्म हो रही है, किस तरीके से ऊर्जा का संचरण हो रहा है, ये सारी की सारी घटनाएं कहाँ होती हैं? ऊर्जा के फिजिक्स के अंदर अंतर्गत होती है। ठीक है, तो हमने विज्ञान को समझ लिया। विज्ञान के बाद अब जब हम प्रकृति के अंतर्गत मौजूद हैं तो हमारे पास शब्द आता है पहला। सबसे पहला जो शब्द आता है वो आता है द्रव्य। क्या आता है? द्रव्य, जिसको बोलते हैं मैटर। क्या है द्रव्य? देखिए, जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है, द्रव्य का मतलब होता है वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, द्रव्य कहलाती हैं। ये तो होगी डेफिनेशन। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं द्रव्य क्या है। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। द्रव्य क्या है? द्रव्य को केवल आप इतनी सी चीज में एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारी प्रकृति के अंतर्गत जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, वो सभी चीजें द्रव्य हैं। धूल का कण हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, पिंड हो, कोई भी चीज है, XYZ, पानी वगैरह कुछ भी है, सब कुछ द्रव्य है जो स्थान घेरता है। ठीक है, तो द्रव्य क्या होता है? प्रकृति में मौजूद प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीजें द्रव्य हैं। अब द्रव्य की होती हैं 3 शाखाएं। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है द्रव्य को, जिसमें पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। ठीक है, ठोस के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, फिर थोड़ा सा बता रहा हूं। इसमें बाकी सारी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। डीपली थोड़ा बता रहा हूं। देखिए, समझिए कि कोई भी चीज जब बनी होती है, छोटी छोटी चीजों से बनी होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। तो इसी तरीके से हमारी कोई भी वस्तु जब बनी होती है उसे बोलते हैं हम अणुओं से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? अणुओं से। ठीक, तो अणु, हम आपको एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि अगर हम यहां कोई चीज रख दें और उसके बराबर में कोई चीज रख दें और बीच में गैप है, बीच में अगर गैप है यानी कि बीच में जगह है, तब इस वस्तु को अगर हम धक्का दें तो वो उसकी तरफ चली जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों सटी हुई हो, बिल्कुल मिली हुई हो, और हम यहां से इसे धक्का दें, तो क्या इनके बीच का जो गैप है वो खत्म हो पाएगा?
नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके बीच में गैप ही नहीं था। अगर सपोज यहाँ एक दीवार और रख दें और यहाँ पर एक वस्तु है और एक वस्तु ये, इस पर धक्का लगाएं तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, हम इसको अपनी जगह से नहीं हिला पाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि स्थान जो होता है, इस स्थान के मायने होते हैं, बीच में गैप जो होता है वो गैप भी हमारे ठोस, द्रव और गैस को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो अणुओं से मिलकर बना है द्रव्य। ठीक, अब उस द्रव्य के अंदर अणु जो होते हैं वो अणुओं का क्या रोल है, वही चीज हमें ठोस, द्रव, गैस में बताई गई है। समझ लेते हैं। अगर कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसा पिंड है, कोई ऐसी आकृति है जिसके अंतर्गत अणु अत्यंत निकट हैं, अत्यंत निकट का मतलब बहुत ज्यादा पास पास हैं, तो उसको बोलते हैं हम ठोस। समझ में आई कि जिस आकृति के अंतर्गत अणु अत्यधिक निकट होते हैं, जिनके बीच स्पेस नहीं होता, एक दूसरे को धक्का नहीं दे सकते, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं हो पाते, उसे बोलते हैं हम ठोस। और जब हम किसी चीज को स्थानांतरित नहीं कर पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं स्थानांतरित कर पाएंगे, तो उसका आकार सेम रहेगा, उसका आयतन सेम रहेगा। ठीक है, तो आकार, आयतन इनका क्या होता है, बदलता नहीं है, और ना ही इनका द्रव्यमान बदलता है। तो ठोस की डेफिनेशन आती है कि वह किसी वस्तु का वह गुण जिसके अंतर्गत आकार, आयतन और द्रव्यमान बदलते नहीं है, ठोस कहलाती है। क्लियर? ओके। इसके बाद आता है द्रव। द्रव क्या होता है, द्रव के अंदर जो अणु होते हैं वो थोड़ी दूरी पर होते हैं। कितनी दूरी पर होते हैं, थोड़ी दूरी पर होते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर हमने इसे धक्का दिया तो वो दूसरे अणु को और धक्का दे देता है और उसे आपस में इसमें से एक हलचल मच जाती है, और इस हलचल मचने की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इसका आकार अनिश्चित हो जाता है, कभी ये सीधे रूप में होता है, कभी उबड़ खाबड़ रूप में होता है, किसी भी रूप में हो सकता है। दूसरी तरीके से अगर कहें कि द्रव जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि केवल एक तरल के रूप में प्राप्त होता है। क्या होता है, तरल होता है द्रव। जितना भी तरल चीजें हैं, यानी कि पानी, पेट्रोल, दूध, मिट्टी का तेल, ये सब क्या है, द्रव है। क्लियर? तो द्रव हैं, ये लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, अणु बहुत ज्यादा पास में नहीं होते, कुछ दूरी पर होते हैं, जिसकी वजह से ये अणु एक दूसरे को स्थानांतरित कर देते हैं, और स्थानांतरित होने की वजह से ही इनका आकार चेंज हो जाता है, आकृति भी चेंज हो जाती है, लेकिन इनका द्रव्यमान नहीं बदलता है। सही है, तो द्रव्यमान नहीं बदलता, इसके अंदर का आकार और आयतन दोनों बदल जाते हैं। क्लियर? अब आता है गैस का। गैस क्या होता है, गैस एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसी चीज है जिसके अंतर्गत हमारे अणु बहुत ज्यादा दूर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर होते हैं। इनके अंतर्गत हम एक समझाना चाहेंगे कि एक छोटी इत्र की शीशी होती है, इत्र मीन्स सेंट, वो छोटी सी डिब्बी के अंतर्गत आता है। वो छोटी सी डिब्बी के अंदर आने के बाद हम अगर उसको हल्का सा अपने शरीर पर छिड़कते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके अणु उस छोटी सी डिब्बी से निकलकर हमारे पूरे शरीर पर और सामने वातावरण जो उसमें इधर उधर फैल जाते हैं। तो जब वो फैल गए तो हम जहां तक उसके अणु फैले हुए हैं, हम जहां भी जाएंगे अगले इंसान को उसकी स्मेल आती है, उसकी सुगंध आती है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो गैस है उसका ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है, ना ही द्रव्यमान निश्चित होता है। ये तीनों चीजें अनिश्चित होती है। क्लियर? तो यहां से हमें पता चला द्रव के बारे में, द्रव्य के बारे में, और द्रव्य की तीनों अवस्थाओं के बारे में। अब हमें ये तो पता चल गया कि द्रव्य है, और द्रव्य को हम जब बनाते हैं तो इसके अंतर्गत ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा होती है और द्रव्यमान होती है, दो चीजों से ये मिलकर बना होता है, ऊर्जा से और द्रव्यमान से। हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक आगे लेकर चल रहे हैं, समझना ध्यान से, इसे बिल्कुल बोरिंग मत समझना, मैं इसको एक कहानी के रूप में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझिए, द्रव हो गया, द्रव के बाद क्या नंबर आता, ऊर्जा का और द्रव्यमान का। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं ऊर्जा को। किसे समझते हैं, ऊर्जा को। क्या होती है ऊर्जा? देखिए बच्चे, ऊर्जा का मतलब, देखिए अगर डेफिनेशन से समझे तो डेफिनेशन में कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ओके, डेफिनेशन क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब कार्य करने की क्षमता क्या होती है, व्हाट इज क्षमता? क्षमता मीन्स होती है हमारी कैपेसिटी, यानी कि हम कितना कार्य कर पाते हैं। ठीक, लेकिन वो कार्य कर कैसे पा रहे हैं, जिस माध्यम से हम कार्य कर पा रहे हैं उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। हम काम कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, तो हाथ हिलाने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत पड़ रही है वो ऊर्जा है। और ऊर्जा कहां से आती है, हम खाना खाते हैं तो उससे ऊर्जा आती है। ठीक है, अगर हम
लाइट का पंखा चला रहे हैं तो लाइट जब तक उस पंखे के अंदर नहीं जाएगी तब तक उसमें मूवमेंट नहीं आएगा और ना ही पंखा चल पाएगा। तो जो ऊर्जा हुई तो वो किसके रूप में गई? लाइट के रूप में। क्लियर? यानी कि विद्युत के रूप में। तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप होते हैं, विभिन्न रूपों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारा शरीर भी एक ऊर्जा का माध्यम है जिसमें कि ऊर्जा को हम स्थानांतरित कई रूपों में कर देते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में कर देते हैं, स्थितिज ऊर्जा में कर देते हैं, गतिज ऊर्जा में कर देते हैं। तो इसी तरीके से ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में भी समझेंगे। तो ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या क्या होते हैं? जैसे कि ऊर्जा होती है, ऊर्जा में हमें अगर ध्यान दें तो प्रकाश के रूप में ऊर्जा होती है, और अगर ध्यान दें तो ध्वनि के रूप में ऊर्जा होती है, और ध्यान दें तो रसायन के रूप में ऊर्जा होती है। ठीक है? और ध्यान दें तो गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है? स्थितिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है, और साथ में वैद्युत ऊर्जा भी होती है। कई रूप होते हैं इन सब ऊर्जाओं के। अब ऊर्जाएं जो होती हैं उनको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है? आइंस्टीन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने एक छोटा सा नियम बनाया था जिसको बोलते हैं E बराबर mc²। क्या बनाया? E बराबर mc²। इस सूत्र के द्वारा उन्होंने ये बताया कि ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों एक ही चीजें हैं। ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। समझिए ध्यान से कि अब इस चीज को बहुत ही ध्यान से अगर ये चीज समझ गए तो आप आधी फिजिक्स पढ़ सकते हैं। आधी फिजिक्स आराम से समझ में आ जाएगी कि ये इतने रूप हैं, लेकिन इन रूपों को हमने क्या किया, उन्होंने एक छोटे से इस E बराबर mc² से ये बताया हमें कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में स्थानांतरित या रूपांतरित किया जा सकता है। कैसे? जैसे हम करते हैं, क्या हुआ कि पंखे का एग्जाम्पल लिया था अभी, तो पंखा चलाया, किस चीज से चला? विद्युत से। विद्युत ऊर्जा थी, लेकिन जब पंखे के अंदर पहुंची, पंखे के अंदर क्या हुई? गति हुई, और गति की वजह से हमें हवा मिली। तो हमें जब पंखा चला वो थी विद्युत ऊर्जा, लेकिन जो हमें हवा मिली वो हवा किसकी वजह से मिली? गतिज ऊर्जा की वजह से। तो इससे पता चला हमें कि जो विद्युत ऊर्जा थी वो किस में रूपांतरित हो गई? गतिज ऊर्जा में। क्लियर? अब यही चीज अगर हमने देखा कि एक बैटरी है, बैटरी के अंदर सेल है, तो वो सेल के जो बैटरी है वो अलग ऊर्जा दे रही है, दूसरी जगह जाकर अलग ऊर्जा आ रही है। यानी कि देखा जाए तो सारी ऊर्जा आपस में एक दूसरे में रूपांतरित होती चली जाती हैं। ठीक है? क्लियर? तो यहां से आप समझ चुके होंगे कि प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा को भी हम ध्वनि ऊर्जा में उत्पन्न कर सकते हैं, ध्वनि को प्रकाश में, रसायन ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा को, सबको आपस में रूपांतरित किया जा सकता है। इनके द्वारा दूसरा काम किया जा सकता है। क्लियर? तो यहां से हम ऊर्जा के बारे में समझ चुके हैं। अब यहां से पता चलता है E जो होता है, E होती है, E को बोलते हैं ऊर्जा। M जो होता है, M होता है द्रव्यमान। ठीक है? द्रव्यमान। और C होता है प्रकाश की चाल। C क्या होती है? प्रकाश की चाल। ठीक? अब प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये प्रकाश की चाल होती है। समझ लेते हैं प्रकाश की चाल होती क्या है। देखिए प्रकाश की चाल क्या होती है कि सूर्य से पृथ्वी तक आने के लिए या सूर्य से कहीं पर भी प्रकाश जब जाता है तो वो किस स्पीड से चलता है, किस गति से चलता है, उसी को प्रकाश की चाल कहते हैं। और ये प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। क्लियर? ये आपको याद रखने की चीज है, इसे आप याद रखेंगे। क्लियर? अब यहाँ एक निर्वात शब्द आता है। निर्वात का मतलब होता है जहां वायु विद्यमान हो ओनली, और कुछ ना हो। निर्वात, या फिर कह सकते हैं कि जहां वायु भी ना हो उसे बोलते हैं निर्वात। क्लियर? तो निर्वात में विद्युत की प्रकाश की चाल। क्लियर? अब प्रकाश क्या होता है? प्रकाश को समझ लेते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो क्या हम आपको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब हमें पता चलता है, प्रकाश की डेफिनेशन होती है कि किसी भी चीज को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। इजी लग रहा है ना? उम्मीद करता हूं इजी लग रहा होगा, और मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हमने ऊर्जा के बारे में जान लिया, द्रव्यमान के बारे में जान लिया।
अब इस चैप्टर में आगे क्या है, आगे ये बताया गया है ऊर्जा हो गई, ऊर्जा बनी क्यों, इसका प्रयोजन क्या है। तो इसके बाद हम जिक्र करेंगे ऊर्जा का प्रयोजन। ठीक है, ऊर्जा का प्रयोजन, प्रयोजन मतलब इसे करा तो क्यों किया और किस तरीके से ये काम करता है, कितने भागों में बटी हुई है ऊर्जा, किस तरीके से ऊर्जा वर्क करती है, वो सब चीजें बताई गई हैं ऊर्जा के प्रयोजन के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें बहुत विस्तृत है ये, तो इसे विस्तार से बताने के लिए हमें देखो ऊर्जा का प्रयोजन जो था, प्रयोजन हम छोटी चीजों पर, बड़ी चीजों पर, बहुत चीजों पर कर सकते हैं ऊर्जा को। ठीक है, अप्लाई। तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया। जब बहुत विस्तृत क्षेत्र हो गया तो इसको हमें प्रयोजन को समझाने के लिए दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग का नाम रखा गया स्थूल और दूसरे का नाम रखा गया सूक्ष्म। क्या रखा गया? सूक्ष्म। ठीक है, तो इन दो भागों में ऊर्जा के प्रयोजन को बांट दिया गया। तो इस तरीके से हमारे पास दो पार्ट आए, जिसको बोलते हैं स्थूल, स्थूल को बोलते हैं मैक्रो, और सूक्ष्म, सूक्ष्म मीन्स होता है माइक्रो। ठीक है, क्लियर। तो मैक्रो फिजिक्स और माइक्रो फिजिक्स। अब स्थूल पार्ट में क्या होता है? स्थूल मीन्स होता है बहुत बड़ा, विस्तृत या फिर विशाल। ठीक है, विशाल चीजें जो होती हैं उसको बोलते हैं स्थूल, और सूक्ष्म चीजें जो होती हैं उसको बोलते हैं सूक्ष्म। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें, अगर बहुत छोटे छोटे कणों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो उसे बोलते हैं हम सूक्ष्म। ठीक है, तो अब हम पहले पढ़ते हैं स्थूल के बारे में। स्थूल के अंतर्गत क्या चीजें आई? स्थूल के अंतर्गत पहला, इसको बांटा गया, पहली चीज रखी गई जिसको बोलते हैं यांत्रिकी। क्या होती है? यांत्रिकी। समझ लेते हैं यांत्रिकी क्या होती है। बच्चे देखें, यांत्रिकी शब्द जब आता है आपके दिमाग में तो आपको केवल यह ध्यान रखना है कि ऊर्जाओं के स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जाओं का जो योग होता है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसी को बोलते हैं यांत्रिकी। क्लियर। तो यांत्रिकी का मतलब क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अगर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को हम जोड़ देंगे, उनके जोड़ से जो ऊर्जाओं का जोड़ होता है, उन जोड़ों से जो कुछ प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है? यांत्रिकी होता है। समझ में आई बात। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं न्यूटन का नियम पढ़ते हैं। न्यूटन का नियम, केपलर का नियम और गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम, ये नियम के बारे में हम पढ़ते हैं यांत्रिकी के अंतर्गत। तो न्यूटन के नियम जो थे वो गति के नियम थे, केपलर के नियम जो थे वो ग्रहों के चाल के नियम थे, गैलीलियो के नियम भी गति के नियम ही थे, हैं सॉरी। तो ये सारे नियम जो है वो गति के हैं, और गति होने से हमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों मिलती हैं। यानी कि जहां जहां हमें गति के ऊपर बात करनी होगी, जहां जहां हमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की बात होगी, वहां पर यांत्रिकी शब्द का इस्तेमाल करना होगा, और वो पार्ट हमारा स्थूल के अंतर्गत यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जहां यांत्रिकी चैप्टर होगा उसके अंतर्गत हम ये चीजें पढ़ेंगे, केपलर के नियम के बारे में पढ़ेंगे, ग्रहों के गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे नियम हम किसमें पढ़ेंगे? यांत्रिकी में पढ़ेंगे। नंबर 2 आता है हमारा, इसके बाद नंबर आता है ऊष्मा गतिकी। बच्चे देखो, ऊष्मा गतिकी जिस तरीके से शब्द ही बोल रहा है, ऊष्मा गतिकी, गतिकी मीन्स हो गया गति। ठीक है, और ऊष्मा की गति यानी कि जहां पर हम ऊष्मा की गतियों का अध्ययन करेंगे, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से स्थानांतरित होती है, किस तरीके से रूपांतरित होती है, इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं हम ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत। हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि सर्दियों में हमें लाल कलर के कपड़े पहनने चाहिए, इससे हमें ऊर्जा मिलती है और हमें गर्माहट महसूस होती है, और सर्दियों में गर्मियों में हमें सफेद कलर का कपड़ा पहना जाता है, जिससे कि हमें ठंड महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। तो कलर जो होता है, ये कलर किस तरीके से ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, किस तरीके से ऊर्जा को ले रहे हैं, कौन सा कलर ज्यादा ऊर्जा को ले रहा है, कौन सा कलर कम ऊर्जा को ले रहा है, किस माध्यम से किस माध्यम तक जाने के लिए ऊर्जा की गति बढ़ रही है, किस जगह से आने पर ऊर्जा की गति कम हो रही है। यानी कि गति
गति पर इस पर अध्ययन किया जाएगा कि ऊष्मा की जो गति है वो गति किस तरीके से कहां पर जाने पर ज्यादा होती है और कहां से कहां आने पर कम होती है। अगर हम खाना बनाते हैं तो बर्तन की तली को काला कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, ऊष्मा ज्यादा तेजी से बर्तन के अंदर पड़ती है। तो ये सारा का सारा अध्ययन जो होता है वो किसमें होता है, ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे इन चैप्टरों के अंतर्गत। अभी यहाँ पर हम केवल इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीजें बता रही हैं। इसके बाद तीसरा होता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या होता है बच्चे समझ लें। प्रकाशिकी यानी कि प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, सूर्य की जो रोशनी होती है वो प्रकाश कहलाई जाती है। मीन्स जिस माध्यम के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रकाश। क्लियर। अब प्रकाश के अंतर्गत, प्रकाशिकी चैप्टर के अंतर्गत हम प्रकाश की चाल के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाते हुए किस तरीके से विचलन होता है उसका ये पढ़ेंगे। परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये चीजें किस में आएंगी, प्रकाशिकी के अंतर्गत आएंगी। दर्पण हो गया, दर्पण भी हमारा प्रकाशिकी के अंतर्गत आएगा। फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी हो गई, तो ये किसके अंदर आएगी, प्रकाशिकी के अंतर्गत आएगी। तो जहां पर हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे उस शाखा को हम बोलते हैं प्रकाशिकी। क्लियर। इसके बाद अगला पड़ता है हमारा चौथा, तरंग तथा ध्वनि। तरंग तथा ध्वनि क्या होती है, तरंग और ध्वनि। देखो, ध्वनि मीन्स आवाज। हम एक जगह बोल रहे हैं लेकिन आवाज दूसरी जगह जाकर उसको सुनाई दे रही है। इस आवाज की क्या गति थी, क्या ऊर्जा उत्पन्न हुई, किस वजह से ये आवाज वहां तक पहुंच पाई, तो इसके बारे में अध्ययन करा जाता है तरंग और गति, तरंग और ध्वनि के अंतर्गत। ठीक है। तो तरंग क्या होती है, तरंग होती है अगर हमें कोई पानी था, पानी के अंतर्गत अगर एक ईंटी डाल दी गई तो वो क्या होता है, इस तरीके से वेव्स उत्पन्न हो जाती है, तरंग उत्पन्न हो जाती है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं तरंग। ठीक है। तो तरंग क्या होती है, तरंग के माध्यम से ध्वनि चलती है। ठीक, तरंग के माध्यम से ध्वनि चलती है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, लैम्डा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ध्वनि की ऊर्जा किस तरीके से उत्पन्न हो रही है इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, तरंग और ध्वनि के अंतर्गत। उसके बाद आता है हमारा पांचवा, जिसको बोलते हैं वैद्युतिकी। वैद्युतिकी, वैद्युतिकी क्या होता है, देखो भैया, वैद्युतिकी यानी कि विद्युत के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत विद्युत के बारे में पढ़ते हैं, आवेशों के बारे में पढ़ते हैं कि आवेश किस तरीके से ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, आवेश आ रहा है। ठीक है। विभव के बारे में पढ़ते हैं और प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत ओम का नियम आता है। ठीक है। विभवांतर वगैरह होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये हमारी कौन सी शाखा हो गई, विद्युत की। तो विद्युत के बारे में जहां पढ़े जाएगा, विद्युत के बारे में जो भी नॉलेज ली जाएगी, बैटरी के बारे में, सेल के बारे में नॉलेज ली जाएगी, वो सारी क्या में आती है, वैद्युतिकी में आती है। इस तरीके से ये हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है। स्थूल क्या हो जाता है, स्थूल पार्ट के अंतर्गत इतना कुछ आएगा। इसके बाद आता है अपना दूसरा पार्ट, जिसको बोलते हैं हम सूक्ष्म। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म। अब सूक्ष्म के अंतर्गत क्या होता है, यहां देखो एक चीज बताने से रह गई कि स्थूल के अंतर्गत हम बड़े बड़े पिंडों के बारे में बात करते हैं, बड़े बड़े पिंडों के बीच ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि सूर्य से रोशनी पृथ्वी तक कैसे आ रही है, बड़ा पिंड है, तो बड़ी चीजों के बारे में जब बात की जाएगी तो वो किसमें होगी, स्थूल के अंतर्गत। अब छोटी चीज यानी कि सूक्ष्म, जो कि हमें आंख से दिखाई नहीं देती, जो अति सूक्ष्म चीजें हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, वो किस में आता है, सूक्ष्म के अंतर्गत। तो सूक्ष्म क्या चीज है, जैसे सूक्ष्म नाम सुनते हैं तो उसके अंतर्गत आता कण। ठीक है। और कण जो होता है वो अणुओं से मिलकर बना है, और अणु जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। अब हमें पता है कि परमाणु प्रकृति का सबसे छोटा कण होता है, लेकिन यहां हमें पता चलता है कि परमाणु भी तीन चीजों से मिलकर बना होता है, और वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तो होते हैं। अब
यहां तक तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है परमाणु। अब हमें ये नहीं पता कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं एक और वर्ड से मिलकर बने होते हैं जिसको बोलते हैं क्वार्क। क्वार्क होता है, क्वार्क से मिलकर इनका संगठन होता है। क्वार्क के संगठन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। इस तरीके से आपको सूक्ष्म के बारे में भी पता चल जाता है। यहां तक आपको इस चैप्टर के अंतर्गत बताया जाएगा। अब यहाँ इतना होने के बाद हमें यह पता चल गया कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा किस लिए उत्पन्न की गई, ये सब चीजें यहाँ पर पता चल चुकी है। अब बात करते हैं ऊर्जाओं के बाद में बल के बारे में कि बल क्या होता है, प्रकृति के अंतर्गत कितने प्रकार के बल होते हैं। ठीक है, तो यहां से बात आती है बल की। ठीक है, अब बल में प्रकृति के अंतर्गत बहुत सारे बल हैं। ठीक, इन सारे बलों के बारे में हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। ये हमारा पहला पार्ट था। इस पहले पार्ट को आप सही से देखिए, समझिए, और जो अगर समझ में ना आया हो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर फिर से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सवाल दे रहा हूं आपको, उस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं समझ पाऊंगा कि आपको मेरा अच्छा लगा है वीडियो या नहीं लगा है, वो जानने के लिए, या आपने सही से देखा है, समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो आज का क्वेश्चन है, अगर आपने पूरा पढ़ा है इस चैप्टर को तो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि स्थूल के अंतर्गत मैंने कितने पार्ट बताए थे, कि स्थूल के अंतर्गत जितने पार्ट थे, जितने हेडिंग्स थी, वो कितनी हेडिंग्स थी, कितने भागों में बांटा गया स्थूल को, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जो बताएगा मुझे लगेगा कि अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़े हैं और समझ में आया उनको। अगर मेरा पढ़ाया अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।